हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ गैस फेज रिएक्शन। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ गैस फेज रिएक्शन, उसके कुछ एक्सप्रेशन देखे थे, जनरल एक्सप्रेशन। साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के भी और बहुत सारे जनरल एक्सप्रेशन देखे थे। इसका भी हम लोग जनरल एक्सप्रेशन देखे थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ द गैस फेज रिएक्शन। लेकिन आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे कि ये प्रॉब्लम है, आपको यहाँ प्रॉब्लम लिखा गया है कि ये एक गैस है और वो कन्वर्ट हो रहा है बी गैस और हाफ मोल सी गैस। shows increase in pressure from 100 mm to 120 mm in 5 minutes. What is the rate of disappearance of A2? फिर आपको रेट भी पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, रेट पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A2 गैस ये जा रहा है बी गैस और प्लस हाफ सी, हाफ मोल है, यहाँ हाफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैस। और T इक्वल टू 0 पर बात करें इनिशियल प्रेशर तो कितना है 100 mm। इसको P मान लेते हैं, फिर बाद में पुट करते हैं P की वैल्यू, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए। P है इनिशियल, ये क्या है 0 है, क्योंकि सिर्फ इनिशियल में क्या है आपको रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। इनिशियली जो भी है रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। तो जो भी प्रेशर होगा किसके चलते होगा, सिर्फ रिएक्टेंट के चलते होगा। फिर टाइम टी पर, टाइम टी हम जनरल ले लेना है, इसमें तो 5 मिनट दिया है टाइम। इसका अगर x मोल कंज्यूम होगा तो देखिए इसका x मोल प्रोड्यूस होगा और इसका कितना हाफ x प्रोड्यूस होगा। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम प्रेशर चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि इसके चलते x प्रेशर घट रहा है। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ हाफ है। तो अगर इसके चलते, अगर इसका जो कंज्यूम हो रहा है मोल, उसके चलते इसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। x इसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा x का, और इसका हाफ मोल बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ x प्रेशर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट किया है x को। ये टाइम t है, लेकिन यहाँ 5 मिनट के बाद दिया है 120। तो इनिशियल प्रेशर क्या है हमारा P इक्वल टू, तो यहाँ दिया है P जो इनिशियल है, P इनिशियल हम दिए हैं, P इनिशियल ये दिया है 100 mm। और फिर 5 मिनट के बाद कितना है प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया है, हम टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं। टोटल प्रेशर आफ्टर 5 मिनट कितना हो जाएगा, टोटल ऐड कर लीजिए तो P प्लस x/2 हो जाएगा। ये टोटल प्रेशर आफ्टर 5 मिनट इक्वल टू P प्लस x/2। और इसकी वैल्यू कितना दिया है 120 mm। चलिए इनिशियल प्रेशर की वैल्यू तो मालूम है, यानी P प्लस x/2 इक्वल टू तो आ गया आपको 120 mm। और इसकी वैल्यू दिया है, गिवन है। P का वैल्यू कितना है, इनिशियल प्रेशर 100 है, 100 प्लस x/2 इक्वल टू 120। तो इस तरह से इधर 100 जाएगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x/2 इक्वल टू आ गया 100। ये 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपको, x इक्वल टू हो जाएगा 40 mm। x इक्वल टू हो गया 40 mm। तो ये तो इतना चेंज हुआ है प्रेशर, तो रेट कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम रेट प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में, चूंकि यहाँ चेंज प्रेशर का हो रहा है, तो प्रेशर के फॉर्म में अगर रेट को रिप्रेजेंट करें तो माइनस d इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 dd, यही रेट हो जाएगा, यही हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2। इससे क्या निकलेगा हम लोग का, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 निकल जाएगा। इधर लिख दे रहे हैं
rate of disappearance of A2 इक्वल टू क्या हो जाए माइनस डी पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 अपॉन dt। और ये तो वैल्यू दिया है, कितना चेंज हो रहा है, ये 40 का चेंज हो रहा है प्रेशर, 40 mm 40, और कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट में। तो ये हो जाए 5, कितना हो जाएगा आपको आ जाएगा 8 mm पर मिनट 8 mm पर मिनट। इस तरह से रेट निकल गया है। इसमें देखिए इनिशियल प्रेशर कितना दिया था 100 mm और 100 mm मरकरी, यहाँ टाइम टी पर कितना दिया गया है 5 मिनट के बाद ये दिया गया आपको 120 mm। तो वही तो यूज किए हैं, इनिशियल प्रेशर ले लिए हैं। सो इनिशियल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर हो गया 5 मिनट के बाद, फिर एक्स की वैल्यू निकाली है, एक्स चेंज हो रहा है प्रेशर, तो इतना प्रेशर चेंज हो रहा है 40 का अपॉन 5। इस तरह से ये हो गया। आप इसको देखिए, प्रॉब्लम को आराम से देखिए, खुद पहले प्रयास करिए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तब इसका सॉल्यूशन देखिए। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, ए जो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिया है CH3 होल ट्वाइस CH N डबल बॉन्ड N CH3 का होल ट्वाइस टूट रहा है इनटू गैस और हेक्सेन गैस। इसमें इट इज फाउंड टू बी ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if the initial pressure is P0 and the pressure of the mixture at time t is Pt, then the rate constant would be। क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट कांस्टेंट क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है A B C D। ये आपको सिलेक्ट करना है, कोई एक ऑप्शन इसमें सही है, आपको सिलेक्ट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले भी, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। पहले तो अपने आप करिए, क्वेश्चन अपने आप करें, कुछ टाइम ले लें और उसके बाद जो ऑप्शन सही है उसको टिक कर लें। तो पहले अपने आप खुद से करें, अगर नहीं समझ में आता है तब सॉल्यूशन देखें। इसको हम चल रहे हैं करने, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, P0 क्या है, इनिशियल प्रेशर है, और PT क्या है, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट टाइम t। आप ध्यान दीजिए, इनिशियल प्रेशर किसके चलते होगा, सिर्फ रिएक्टेंट के चलते होगा, क्योंकि इनिशियली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होगा। उस समय तो प्रोडक्ट कुछ बना नहीं होगा, तो जो भी प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के चलते होगा। लेकिन उसके बाद डिकम्पोजिशन होगा, ये जो आइसोप्रोपेन का वो जाएगा नाइट्रोजन और हेक्सेन में जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो भी ऑप्शन होगा उसको देख लेंगे। तो चलिए आप भी सॉल्व करिए हमारे साथ। तो सॉल्व करते हैं। देखिए t इक्वल टू 0 पर और टाइम 0 ले लेते हैं, t इक्वल टू 0 पर ये कितना दिया है P0, जो भी प्रेशर इसी के चलते है, क्योंकि ये तो बना ही नहीं है, इसके चलते प्रेशर क्या होगा 0 होगा। और टाइम t पर, टाइम t ले लेना है। अब कितना हो गया, देखिए अगर इसका इसके चलते x अगर कुछ भी मोल डिकम्पोज हो रहा है तो उसके चलते प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए x प्रेशर घट रहा है, तो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो जितना इसका मोल कंज्यूम होगा उतना ही इसका मोल प्रोड्यूस होगा, इसका भी मोल प्रोड्यूस होगा। तो इसके चलते कंज्यूम हो रहा है, तो इसके चलते प्रेशर घट रहा है x, इसके चलते नाइट्रोजन के चलते कितना बढ़ जाएगा x, इसके चलते भी x प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टोटल प्रेशर टाइम t पर कितना हो जाएगा, P टोटल जो प्रेशर दिया है टाइम t पर वो क्या हो जाएगा, इस सब के सम के बराबर होगा। तो P माइनस एक्स, ये इनिशियल प्रेशर P0 है, माइनस एक्स प्लस एक्स टोटल कितना हो जाएगा, एक्स का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P0
प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपको पी टोटल माइनस पी जीरो। तो इस तरह से एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इक्वल टू हो गया पी जो टाइम टी पर टोटल प्रेशर है उसमें से क्या है इनिशियल प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो एक्स की वैल्यू निकल गया। देखिए एक्स की वैल्यू निकल गया। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसका डिकम्पोजिशन, अगर इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू, अगर के इक्वल टू के रूप में है तो के इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल मोल अपॉन ए माइनस एक्स, यही लिखेंगे। लेकिन यहाँ प्रेशर के फॉर्म में है तो इसको रिप्लेस कर लेंगे, कंसंट्रेशन हो या मोल हो तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस करेंगे के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग कितना है इनिशियल मोल की जगह प्रेशर से रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो पी नॉट अपॉन ए माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू तो निकाल चुके हैं। एक्स की वैल्यू क्या है पी टोटल माइनस पी जीरो, तो एक्स की जगह पी टोटल माइनस पी जीरो करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा आपको 2.303 अपॉन टी लॉग पी जीरो अपॉन, देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ रखिए, एक्स वैल्यू क्या है पी टी माइनस पी जीरो, यहाँ पी टी हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 2p0 या 2p नॉट प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस पी टी, ये आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा 2 ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया है, फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 285 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, बन रहा है SO2 और फ्लोरीन गैस Cl2, और ये सब डाटा दिया है यहाँ। और ध्यान दीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है कंटेनर का, तो अगर नंबर ऑफ मोल चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। और देखिए यहाँ प्रेशर टाइम के साथ जैसे जैसे यहाँ अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा तो अगर 1 मोल इसका डिकम्पोज होगा तो 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो टाइम के साथ नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन का, प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। इनिशियल प्रेशर दिया गया है 180 टॉर में दिया गया है प्रेशर, और टाइम दिया गया है सेकेंड में। अगर इस रिएक्शन को लिखते हैं तो क्या होगा देखिए, और इसमें फाइंड क्या करना है, सो दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको शो करना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ध्यान दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था, K इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। ध्यान देंगे आप, ये जो K का वैल्यू होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट होता है। तो आपको अगर डिफरेंट डाटा लेकर डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर डिफरेंट प्रेशर हो रहा है चेंज, अगर उसको लेकर आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं और ये वैल्यू चेंज नहीं होता है, अगर सेम आ जा रहा है हर केस में, जितना भी केस लेकर अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और हर केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रहा है, तो आप समझिए ये कितना ऑर्डर रिएक्शन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगा हर केस में तो समझिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप डिफरेंट सिचुएशन में जो डाटा दिया है इसको लेकर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, और देखिए अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो पहले तो हम रिएक्शन लिख ले रहे हैं,
उसके बाद निकालेंगे। ये रिएक्शन है आपका SO2 Cl2 गैस है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो बन रहा है SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। T इक्वल टू 0 पर क्या होगा? T इक्वल टू 0 पर इसका प्रेशर दिया है, मान लेते हैं कुछ प्रेशर मान लेते हैं इसका PI, जनरल प्रेशर PI। ये क्या होगा? 0 0 होगा। टाइम T पर ये क्या हो जाएगा? PI माइनस एक्स, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। देखिए यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसका अगर x प्रेशर घट रहा है, x टॉर्क डिक्रीज कर रहा है, तो इसके चलते x टॉर्क इंक्रीज करेगा, Cl2 के चलते भी x टॉर्क इंक्रीज करेगा। तो P टोटल कितना हो जाएगा टाइम T? प्रेशर, टोटल प्रेशर एट टाइम T, टोटल प्रेशर एट टाइम T इक्वल टू कितना हो जाएगा? PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपको PI प्लस एक्स, ये कट जाएगा तो टोटल प्रेशर हो जाएगा एट टाइम T। और ये तो दिया है क्वेश्चन में, डिफरेंट सिचुएशन में। देखिए इनिशियल प्रेशर है जब टाइम 0 सेकेंड है और 240 सेकेंड के बाद कितना टोटल प्रेशर हो जाएगा? 244। ये टोटल प्रेशर हो जाएगा P टोटल, इसको मान लेते हैं P टोटल। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन हम ले रहे हैं कि कैसे ले रहे हैं, ये जब टाइम कितना T इक्वल टू 240 सेकेंड, तब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P टोटल इक्वल टू हो जाएगा आपको 244 टॉर, 244 टॉर हो जाएगा प्रेशर। तो देखिए इनिशियल प्रेशर क्या है? PI इक्वल टू है आपको PI इक्वल टू 180 टॉर। x की वैल्यू तो निकल जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? P टोटल माइनस PI। P टोटल कितना लेना है आपको? 244 और PI कितना लेना है? 180। ये आ जाएगा आपको x इक्वल टू आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा आपको यहाँ 20 है, इधर 64 टॉर। ये हो जाएगा x की वैल्यू निकल गया। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इक्वल टू हो जाएगा आपको 2.303 अपॉन T। टाइम कितना है? टाइम है 240 लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है? PI अगर इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ T लिख देते हैं, ये PI अपॉन क्या हो जाएगा? PI माइनस एक्स, ये हो जाएगा। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं आप यहाँ। तो क्या हो जाएगा? K इक्वल टू हो जाएगा आपको 2.303 अपॉन T की जगह कितना है टाइम? 240 और लॉग PI इनिशियल प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर आपको दिया है 180 और उसके बाद प्रेशर कितना हो जा रहा है? PI माइनस एक्स, PI माइनस एक्स मतलब 180 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं 64 था। ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप, सब्ट्रैक्ट करके फिर लॉग टेबल से वैल्यू निकाल लीजिएगा। K इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 240 और इसका लॉग कैलकुलेट कर लेंगे लॉग टेबल से देखकर। ये वैल्यू ये आ रहा है यहाँ 0.1909, 0.1909, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा ऑलरेडी।
टोटल कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगा 0.00183 0.00183 सेकेंड इनवर्स। तो ये तो आ गया, यहाँ आया है केस ये लिए हैं जब टाइम 240 सेकेंड था। अब बी हम लेकर चल रहे हैं। बी जब टाइम कितना कर दें, टी इक्वल टू ले लें 60 सेकेंड, तो पी टोटल आपका कितना हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा 302 टॉर्क। यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, पी टोटल माइनस पी इनिशियल। पी टोटल कितना 302 माइनस पी इनिशियल कितना है 180, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 122 टॉर्क। ये आ गया एक्स की वैल्यू। फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग डाटा। क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू के की वैल्यू फाइंड करना है, के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 और टाइम दिया है 600 लॉग इनिशियल कितना है पी आई 180 और फिर 180 यानी देखिए पी आई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है इस बार 122 और इसको कैलकुलेट करिएगा लॉग की वैल्यू, लॉग टेबल से देख लीजिएगा 600 ये आ रहा है आपको कैलकुलेशन के बाद 0.4918 फिर इसको टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये है वैल्यू 0.0018 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए पहले केस में के की वैल्यू इतना है 0.00183 सेकेंड इनवर्स, फिर सेकेंड केस में भी टाइम वेरी किया तो 0.0018 वही है वैल्यू, डाटा लगभग अप्रॉक्सिम है। इसलिए आप देख रहे हैं कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू प्रेशर भी वेरी कर रहा है, कंटेनर का टाइम भी वेरी कर रहा है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। इस तरह से आप कह सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप का रिएक्शन जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का रिएक्शन कंपटीशन में जनरली आता है, बोर्ड में तो नहीं आएगा ये इस टाइप का रिएक्शन, क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग जनरली टाइट्रेशन यूज करते हैं, फिर से एक्सपेरिमेंटल, जैसे यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट रहा है वाटर और O2 में, तो इसका एस्टिमेशन करना है कितना इसका रेट है टूटने का, डिकम्पोजिशन का रेट है। तो हम लोग तो ये टाइट्रेशन कर लेते हैं। उसी तरह एस्टर हाइड्रोलिसिस भी हम लोग टाइट्रेशन से रेट निकाल लेते हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस का। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड है जिसका अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो उसका हम लोग एस्टिमेशन करके या तो डायरेक्ट या और इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं। डायरेक्ट का मतलब कितना टूट रहा है और उसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं इसका सीधे रिएक्शन करके, यानी रिएक्टेंट का ही रिएक्शन करके कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, कितना रिमेनिंग रिएक्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट एस्टिमेशन कर लेते हैं हम लोग। और दूसरा ये भी तरीका है, मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी एनालिसिस करके हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना डिकम्पोज हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि ये पता चल जाता है आपको स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट से डायरेक्टली उसी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे यहाँ 2 मोल है और यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H2O2 का टूटना और ऑक्सीजन का बनना। अगर ये 2 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, अगर 4 मोल कंज्यूम होगा तो 2 मोल प्रोड्यूस होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
प्रोडक्ट का बनना इसके कंज्यूम होने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अधिक बनेगा तो मतलब ये अधिक बहुत ज़्यादा अधिक कंज्यूम होगा उसी के अकॉर्डिंग, तो ये करस्पॉन्ड करेगा। तो अगर हम इसका एस्टिमेशन करते हैं इसके अकॉर्डिंग भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं कितना एक कंज्यूम हुआ। तो अगर इसका एस्टिमेशन करेंगे तो ये जो तरीका हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली हम इसी को टाइटरेशन कर लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं अमाउंट की कितना टाइम के बाद कितना बच गया, कितना कंज्यूम हो गया, तो ये जो तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दो तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ये ट्रेंड का कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल में, और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में एनालिटिक्स को फॉलो करता है। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं ये दिया है एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो रहा है जो वाटर और O2 में जा रहा है। ये H2O2 ये KMnO4 से रिएक्शन कर लेता है, KMnO4 से रिएक्शन करके H2O2 एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं, एसिडिक मीडियम में H2SO4 ये बनता है तो MnSO4 प्लस A2SO4 O2 प्लस वाटर। अगर सबका लिखे तो एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस AB एक्वस AB एक्वस AB एक्वस थोड़ा सा जगह नहीं KMnO4 एक्वस है H2O2 एक्वस ये हो जाएगा। अगर एसिडिक मीडियम में H2SO4 ले रहे हैं तो एक्वस ये बन रहा है MnSO4 एक्वस A2SO4 एक्वस प्लस ऑक्सीजन गैस निकलता है और वाटर बनता है। अगर जो जानते होंगे कि अगर रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखा जाए, इसको बैलेंस भी आप कर सकते हैं। अगर इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है K प्लस MnO4 माइनस K प्लस तो कॉमन आयन कट जाएगा, इधर भी K प्लस इधर भी K प्लस, साथ ही साथ सल्फेट आयन SO4 2 माइनस इधर भी SO4 2 माइनस, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा H2O2। और ये एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है H प्लस SO4 2 माइनस तो H प्लस बच जाएगा एसिडिक मीडियम, एक इसमें जाएगा Mn2 प्लस SO4 2 माइनस, SO4 और SO4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा Mn2 प्लस, और इधर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा K प्लस और SO4 2 माइनस, इधर भी K प्लस है और SO4 2 माइनस क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, इधर बच जाएगा O2 गैस और H2O लिक्विड। ये सब एक्वस है, एक्वस और एक्वस। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7 है, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो जाएगा +7 से +2 ये हो जाएगा यहाँ इसका रिडक्शन। H2O2 अगर ऑक्सीजन में जा रहा है तो यहाँ H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा 0, तो -1 से 0 ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी यहाँ रिडक्शन और यहाँ क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। MnO4 -1 से Mn2 प्लस में जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या काम करेगा, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन के हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो ये इसको हम लोग क्या करेंगे टाइट्रेट कर लेंगे तो जो वॉल्यूम कंज्यूम हो जाएगा टाइम के साथ ये क्या करेगा, इसका वॉल्यूम तो कंज्यूम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या करेगा घटेगा, नंबर ऑफ मोल घटेगा टाइम के साथ। तो नंबर ऑफ मोल घटेगा तो क्या होगा, इनिशियली तो टोटल होगा, इसका हम लोग रिएक्शन करा देंगे किससे KMnO4 से रिएक्शन करा देंगे,
तो जो भी KMnO4 का वॉल्यूम आएगा इनिशियली वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 करस्पॉन्ड टू द वॉल्यूम ऑफ H2O2, वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 करस्पॉन्ड टू द वॉल्यूम ऑफ H2O2, क्योंकि इनिशियली ये क्या है, कोई डिकम्पोज तो हुआ नहीं है, तो ये टोटल इसका जो भी होगा कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन से रिएक्ट करेगा। आप मोल जो भी हो, मोल से हम कह सकते हैं इसका कुछ भी मोल हो सकता है, इसका कुछ भी मोल हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम कह रहे हैं इसका 4 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करता है, तो चलिए इसका 8 मोल कितने से करेगा, 4 से करेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्शन तो होगा। तो इनिशियली ये क्या है, कुछ भी डिकम्पोज नहीं हुआ। ये जो वॉल्यूम है KMnO4 का इनिशियली रिएक्शन के बाद ये जो पता चलेगा वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये करस्पॉन्ड करेगा H2O2 को करस्पॉन्ड करेगा। मान लीजिए ये रिएक्शन आगे चलते जा रहा है, हम T3 ले रहे हैं तो V3 हो जाएगा, T4 V4 हो जाएगा, ऐसे चलते जाएगा। मान लीजिए कि चलते जाएगा, एक समय रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम ले रहे हैं T इन्फिनिटी आफ्टर एंड ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है, ये V इन्फिनिटी यानी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये V इन्फिनिटी वॉल्यूम ऑफ द KMnO4। ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये करस्पॉन्ड करेगा आपको ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4 को, ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है, तो इस समय क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। या मान लीजिए हम इसको छोड़ भी देते हैं टाइम के साथ, चलिए वेरिएशन देखते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं कोई जनरल ले सकते हैं, जैसे T तो VT, या छोड़ दें, इसका कोई मतलब नहीं है, टाइम T तो VT हो जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए जो हम ये डिफरेंट टाइम इंस्टेंट में जो वॉल्यूम दिखा रहे हैं KMnO4 का, ये वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है, ये तो वॉल्यूम जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचा होगा उसे रिएक्शन करने के बाद आ रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है KMnO4 का वो करस्पॉन्ड कर रहा है वॉल्यूम रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ H2O2 एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ H2O2 at different time instant, different time instant पर वो इंडिकेट कर रहा है आपको वॉल्यूम ऑफ H2O2 को। और देखिए इसको हटा रहे हैं हम रिएक्शन को, एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इंडिकेट या करस्पॉन्ड द वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो इसको नोट डाउन कर रहे हैं, V0 क्या कर रहा है, एट T इक्वल टू 0 वॉल्यूम ऑफ KMnO4 corresponds initially वॉल्यूम ऑफ H2O2, अभी डिकम्पोज नहीं हुआ स्टार्टिंग में, और ये डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर जो वॉल्यूम है वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 at different time instant corresponds to the remaining volume of H2O2, कितना बचा हुआ H2O2 उसको करस्पॉन्ड करेगा। तो देखिए ये V0 क्या होगा, C0 को इंडिकेट करेगा कि नहीं, C0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ KMnO4, और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 किसको इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ H2O2, यानी वॉल्यूम ऑफ H2O2। और CT किसको करस्पॉन्ड करेगा, वॉल्यूम, देखिए एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4
indicate that the volume of remaining H2O2, remaining volume of H2O2 at time t, at time t। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी जो इनिशियल वॉल्यूम यूज होगा KM का, यानी अगर इसको लिखें C नॉट अपॉन सी टी, तब क्या लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग सी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, V नॉट, यानी वॉल्यूम ऑफ KM4। ये जो वॉल्यूम ऑफ H2O2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियली, तो V नॉट हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, CT के जगह हो जाएगा VT, वॉल्यूम ऑफ KM4 एट डिफरेंट टाइम स्टैंड। अगर टाइम t पर वॉल्यूम VT मान रहे हैं, ये जो आ रहा है वॉल्यूम वो किसको इंडिकेट कर रहा है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ H2O2 को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन बन गया T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग V0 अपॉन VT। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम दिया रहेगा, कोई टाइम इंटरवल दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का टाइम दिया रहेगा, तो वॉल्यूम V0 से कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इनिशियली वॉल्यूम रख देंगे V0, यहाँ V1 रखेंगे, यहाँ टाइम रख देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ तो हम लोग यहाँ इसका क्या कर रहे हैं, H2O2 का डायरेक्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझिए, क्वेश्चन को एक बार अपने एनालिसिस करिए, समझिए, इसको थिंक करिए, क्योंकि ये टाइट्रेशन से रिलेटेड है। बहुत बच्चे अभी हो सकता है टाइट्रेशन ना पढ़े वो, तो उनको समझने में हो सकता है दिक्कत महसूस करें, लेकिन जैसे ही वो टाइट्रेशन पढ़ लेंगे, रिएक्शन टाइट्रेशन से रिलेटेड रिएक्शन के बारे में जानेंगे। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ थोड़ा सा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उनको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अगर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानकारी नहीं है और टाइट्रेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस टाइप के बच्चे को थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन खैर बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन में आता है। तो अगर इसको इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है तो आपको एक तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानकारी रखना होगा, और दूसरा टाइट्रेशन के बारे में भी जानकारी रखना होगा। तो अगर हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करें, जो बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, टाइट्रेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जब पढ़ लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पहले तो इसको देखिए अच्छे ढंग से, और फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए इसमें तो हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ रिएक्टेंट की हेल्प से। इस मेथड में तो हम लोग इनडायरेक्ट रूप से इसका फाइंड किए थे वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ रिएक्शन कराए थे KM4 से, तो इसका वॉल्यूम इनडायरेक्ट रूप से फाइंड किए थे। कभी कभी होता है कि वॉल्यूम डायरेक्ट मेजर करके भी निकाला जाता है, तो यहाँ चूंकि हम लोग इनडायरेक्ट रूप से कैलकुलेट किए थे, क्योंकि KM4 से रिएक्शन किए थे, उसके बाद इसका वॉल्यूम फाइंड किए थे। ऐसा भी होता है हम लोग प्रोडक्ट का जो बन रहा है उसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एस्टिमेशन करके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड जो भी इक्वेशन आता है उसको देख लेते हैं। कुछ देखिए ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट का एस्टिमेशन करते हैं। जैसे अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन होता है, तो बनता है आपको वाटर और नाइट्रोजन। तो वहाँ नाइट्रोजन का वॉल्यूम कलेक्ट करके अमोनियम नाइट्राइट का जो अमोनियम नाइट्राइट है उसके रेट को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट की हेल्प से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट।
एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको अमोनियम नाइट्राइट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। अमोनियम नाइट्राइट सॉलिड होता है, ये टूटेगा तो बनेगा आपको वाटर लिक्विड 2 मोल बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगा। यहाँ नाइट्रोजन गैस का एस्टिमेशन करके हम लोग इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अगर नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली अगर हम इसका वॉल्यूम कलेक्ट कर लेते हैं तो एक तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट रूप से भी रिएक्शन कर इसका वॉल्यूम फाइंड किया जा सकता है। तो अगर सीधे हम इसका वॉल्यूम कलेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। इसके हेल्प से हम लोग इसकी वॉल्यूम इसका अमाउंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, जितना वॉल्यूम होगा उसी के करस्पॉन्डिंग इसका अमाउंट हम लोग निकालेंगे। जितना ही कंज्यूम होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर यहाँ वॉल्यूम ऑफ हम नाइट्रोजन हम ले रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं डायरेक्टली इसका वॉल्यूम नाइट्रोजन का T=0 पर। ध्यान दीजिए जब T=0 लेंगे तो ये तो बना ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे तो बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। जैसे ही रिएक्शन खत्म हो जाएगा, मान लीजिए एट द एंड ऑफ रिएक्शन फिनिश हो जाएगा तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये तो 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये 0 होने का मतलब क्या है, हम ले रहे हैं कि टाइम T इन्फिनिटी, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड है, नहीं, जो जिस टाइम हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जा रहा है, टोटली कंज्यूम हो रहा है, उसी टाइम को हम T इन्फिनिटी ले रहे हैं। और उस समय जो वॉल्यूम हो जाएगा नाइट्रोजन का उसको V इन्फिनिटी। तो ध्यान दीजिए ये जब पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो ये पूरा का पूरा प्रोड्यूस हो गया, तो इसका पूरा का पूरा बनना क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है V इन्फिनिटी इसके इनिशियल वॉल्यूम को। V इन्फिनिटी यानी एट द एंड ऑफ रिएक्शन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इंडिकेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट। एट द एंड ऑफ रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन correspond to the initial amount of ammonium nitrate। तो ये तो इनिशियल हो जाएगा हमारा, इसको इरेज कर देना है यहाँ, इसको एक दूसरे क्वेश्चन पर। तो वॉल्यूम ऑफ nitrogen at the end of reaction correspond to the initial amount of ammonium nitrate। और ये चीज ध्यान दीजिए, अगर इनिशियल देखें T=0 पर तो उस समय नाइट्रोजन का तो कोई वॉल्यूम नहीं है, उस समय नाइट्रोजन तो बना ही नहीं है। और यहाँ आगे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है तो क्या हो रहा है, T1 पर ये V1 तो कितना कंज्यूम हुआ है, कितना कंज्यूम हुआ है, ये V1 किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इसका अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ। V2 किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम T2 पर ये वॉल्यूम है नाइट्रोजन का, तो V2 किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कितना कंज्यूम हुआ है। ये जितना कंज्यूम होगा उतना ही N2 गैस प्रोड्यूस होगा। ये डिफरेंट टाइम इंस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन करस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ द अमोनियम नाइट्राइट कंज्यूम्ड, ये इंडिकेट कर रहा है इसको। अगर समझ में आ रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। आप एक बार ध्यान से देखें इसको। हम कह रहे हैं जैसे रिएक्शन फिनिश हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, इसका अमाउंट 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये टोटल बन जाएगा, जो भी बनेगा वो फाइनल है अमाउंट। ये जो V इन्फिनिटी ले रहे हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये टोटल खत्म हो गया, इसके इनिशियल अमाउंट को करस्पॉन्ड करेगा। यानी V इन्फिनिटी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, V इन्फिनिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और इस किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इनिशियल अमाउंट
इनिशियल अमाउंट को इसके रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्राइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफिनिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफिनिटी। अब उसी तरह ये जितना कितना कंज्यूम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन गैस बन रहा है। तो इसको अगर डायरेक्टली हम लोग इसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे तो कितना कंज्यूम हुआ उसको करस्पॉन्ड करेगा। तो कैसे निकालेंगे? ये तो टोटल है, मान लेते हैं हम इनिशियल अगर कंसंट्रेशन C0 है और X कंज्यूम हुआ तो यही लिखते हैं ना, C0 माइनस X टाइम T पर। तो ये कितना है C0? ये तो V इन्फिनिटी है, X की जगह क्या है, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर VT है। C0 माइनस X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, V0 माइनस VT। C0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, X कंज्यूम हो गया है, तो C0 माइनस X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा V0 माइनस VT, V0 माइनस VT। क्योंकि देखिए जितना इसका कंज्यूम होगा, अगर हम t इक्वल टू 0 को कुछ मान लेते हैं, इसका ये मोल है तो ये 0 0 टाइम t पर इसका x मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका कितना बनेगा 2x, और इसका कितना बनेगा x बनेगा। तो इनिशियल अगर हमको कर रहे हैं, देखिए इनिशियल तो आ गया v इन्फिनिटी से आ जाएगा और x कंज्यूम हो गया, वो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट। तो x की जगह तो हमारा VT है, तो C0 माइनस x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, V इन्फिनिटी माइनस VT। यही इसको हम लोग C0 मान रहे हैं, C0। तो क्या फॉर्मूला होगा, T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है C0 माइनस x हो जाएगा, या मोल भी ले सकते हैं। और देखिए किसके हो जाएगा, T इक्वल टू आ जाएगा आपको 2.303 अपॉन K लॉग C0 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, V इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और ये V इन्फिनिटी और x की जगह क्या लिख सकते हैं VT। तो इस तरह से ये आ जाएगा इक्वेशन आपको इस केस में। यहाँ प्रोडक्ट के हेल्प से हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, इसका वॉल्यूम मान लीजिए इनिशियली नहीं दिया है, V0 नहीं दिया है, तो हम लोग प्रोडक्ट के हेल्प से एस्टिमेशन कर देते हैं इसका कैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, तो हम लोग इसके हेल्प से प्रोडक्ट का डायरेक्ट यहाँ एस्टिमेशन कर रहे हैं, उसके हेल्प से ये आ जाता है रिलेशन। यहाँ एक चीज है कि यहाँ V0 नहीं दिया हुआ है, इसका कुछ अमाउंट के बारे में पता नहीं है, तो प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ प्रोडक्ट क्या किया गया है, प्रोडक्ट का डायरेक्ट एस्टिमेशन किया है हम लोग, जो वॉल्यूम आ रहा है उसको डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया है। तो इसको आप ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं आप इसको ध्यान से देखिए, नोट्स कर लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। देखिए एस्टर है, एस्टर ले लिए हैं, वाटर है, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो एसिड और अल्कोहल बन रहा है, एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बन रहा है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का एनालिसिस को फॉलो करता है तो इसको क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका रेट। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ अगर स्टार्टिंग में देखें H+ यूज किया जा रहा है कैटालिस्ट, तो यहाँ अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ प्रोडक्ट का हम लोग एनालिसिस करके इसका अगर अमाउंट फाइंड कर लेते हैं तो इसका भी हम लोग अमाउंट फाइंड कर लेंगे। अगर इसका देखिए चूंकि एसिड है, एसिड का हम लोग तो टाइट्रेशन से फाइंड कर लेंगे, अमाउंट कंसंट्रेशन अमाउंट वॉल्यूम जो भी कहें उसको तो हम फाइंड कर लेंगे एसिड का किसी बेस से रिएक्शन करके। लेकिन स्टार्टिंग जब T = 0 है तो ये कुछ भी नहीं बना है, लेकिन
उसी समय देखिए कि ये तो यूज हो रहा है कैटालिस्ट के रूप में। अगर रिएक्शन मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम T=0 पर, T=0 पर अगर हम इसको एस्टिमेट करने जाएंगे तो ये तो नहीं है। अगर बेस डालेंगे तो इससे तो रिएक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट इससे रिएक्शन होगा बेसिक मीडियम में। तो अगर T=0 पर हम लोग बेस डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कहाँ से आ रहा है, मान लीजिए HCl से आ रहा है H+, तो H+ से रिएक्शन कर लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का T=0 पर वॉल्यूम आएगा किसको करस्पॉन्ड करेगा, मान लीजिए HCl से आ रहा है तो इस HCl को करस्पॉन्ड कर रहा है। मान लीजिए H+ कहाँ से आ रहा है, HCl से आ रहा है, तो ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, इनिशियल जो वॉल्यूम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो H+ को करस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि उस समय तो है ही नहीं, एसिडिक एसिड है ही नहीं। मान लीजिए हम टेबल बना लेते हैं आपको समझने के लिए। मान लीजिए टाइम इंस्टेंट दिया गया है उस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले रहे हैं, हम टाइट्रेशन के रूप में यूज कर रहे हैं, एक टाइम इंस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड T=0 पर मान लीजिए वॉल्यूम आ जा रहा है V0, तो V0 किसको इंडिकेट कर रहा है, T=0 पर तो कुछ बना ही नहीं है। तो जो भी वॉल्यूम आ रहा है यानी आप बेस रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन करेगा, H+ से, कैटालिस्ट के से रिएक्शन कर रहा है, कैटालिस्ट से रिएक्ट कर रहा है। तो V0 जो वॉल्यूम आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको करस्पॉन्ड करेगा कैटालिस्ट को। तो इस तरह से हमको क्या हो गया, कैटालिस्ट का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, तो इसको तो निकाल लेंगे। अब मान लीजिए डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर मान लीजिए T1 पर ये V1 आ रहा है, T2 पर V2, इसी तरह T3 पर V3, ऐसे लेते जाएंगे, बहुत सारा ले सकते हैं आप। T4 पर V4, मान लीजिए हो गया T∞ पर V। मान लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये 0 हो गया, इसका कंसंट्रेशन 0 हो गया, तो उस समय क्या होगा, एसिडिक एसिड होगा। और रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर में H+ होगा। तो जैसे ही बेस डालेंगे तो किससे रिएक्शन करेगा, वो एसिडिक एसिड से भी रिएक्शन करेगा, H+ से रिएक्शन करेगा। तो जो ये V∞ है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, रिप्रेजेंट किसको करस्पॉन्ड करेगा, इट करस्पॉन्ड टू द वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ HCl, दोनों को करस्पॉन्ड करेगा। ये V∞ दोनों से रिएक्शन कर रहा है, यानी इसको भी करस्पॉन्ड करेगा, इसको भी करस्पॉन्ड करेगा। तो हमको तो मतलब इससे है, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जैसे इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको हम देख लेंगे कितना कंज्यूम हो रहा है, जितना कंज्यूम होगा उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस होगा। तो अगर इसका वॉल्यूम एस्टिमेट कर रहे हैं तो इसको भी एस्टिमेट कर लेंगे कितना कंज्यूम हो गया, कितना बच गया रिमेनिंग। तो V∞ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए हमको इनिशियली क्या किए थे, इसका वॉल्यूम तो हम करस्पॉन्ड V0 कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम V0 है, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, H+ को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हमको इसी से मतलब है, इसी से मतलब रखें, तो क्या करें, ये तो जो फाइनल है ये इसके कंसंट्रेशन और इसके दोनों कंसंट्रेशन को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इनिशियल अगर इसका कंसंट्रेशन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये निकल जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, इसके इनिशियल वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा। तो C0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, देखिए इसका अंत यानी ये जो टोटल फाइनल होगा, फाइनल क्या है V∞। लेकिन ध्यान दीजिए इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि दोनों से रिएक्शन कर रहा है। तो इनिशियली कितना था, इससे इनिशियली T=0 पर ये तो था ही नहीं, जो भी था यही था। तो कैटालिस्ट का तो वॉल्यूम हम फाइंड कर लिए हैं इनिशियली, तो V0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो निकल गया। इसका जो निकल रहा है वैल्यू C0 क्या इंडिकेट कर रहा है, जो तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन टोटल इसका वैल्यू वॉल्यूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन पता चल रहा है।
और मान लीजिए टाइम टी पर, मान लीजिए हम टी इक्वल टू 0 पर ले रहे हैं सी नॉट, ये क्या है उस समय 0 0, और टाइम टी पर ये क्या होगा सी नॉट माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स एक्स। एक्स किसको करस्पॉन्ड करेगा, एक्स जो है करस्पॉन्ड करेगा, यहाँ एक्स है, लेकिन देखिए टाइम टी पर कोई भी इंटरवल पे ले रहे हैं वॉल्यूम, साथ ही साथ ये भी कुछ वॉल्यूम है एक्स प्लस, इस तरह से करेंगे तो कंफ्यूजन और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसको हटाते हैं, कंफ्यूजन बढ़ेगा, आपको लगेगा कि एक्स इसी का है। देखिए जो टाइम टी पर किसी भी टाइम इंटरवल पर ये ले रहे हैं, टाइम इंस्टेंट पर ले रहे हैं, v2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v2 इसके वॉल्यूम और साथ ही साथ इसके वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, अगर इसको फाइंड करना होगा तो इसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। मान लीजिए एक्स है, एक्स में कैसे निकलेगा, एक्स कोई टाइम टी पर मान लीजिए vt है, तो उसमें से v0 क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या करेगा, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ लिख ही देते हैं टी इक्वल टू 0 पर क्या है सी नॉट, ये 0 0 टाइम टी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सी नॉट माइनस एक्स, ये एक्स है ये एक्स है, तो एक्स है, तो देखिए ये जो वॉल्यूम इंडिकेट करेगा किसी टाइम पर, तो वो सिर्फ एक्स को नहीं करेगा बल्कि एच प्लस और एक्स को इंडिकेट करेगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, v टाइम पर जो भी होगा वॉल्यूम उसमें से v0 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सी नॉट माइनस एक्स क्या होगा, सी नॉट माइनस एक्स, तो सी नॉट का वॉल्यूम क्या है v इंफिनिटी माइनस v0 माइनस एक्स की वैल्यू तो यहाँ vt माइनस v0, यानी सी नॉट माइनस एक्स करस्पॉन्ड करेगा, ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v नॉट कट जाएगा, v इंफिनिटी माइनस v0। अब आइए फॉर्मूले पर, अगर ये इक्वेशन किसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो क्या होगा, t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एस्टर का, और ये क्या है सी नॉट माइनस एक्स एट टाइम टी पर कंसंट्रेशन एस्टर का, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल क्या है सी नॉट, की जगह क्या लिखेंगे v इंफिनिटी माइनस v0, और सी नॉट माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये v0 कैंसिल हो जाएगा तो vt होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ v इंफिनिटी माइनस vt। तो इस तरह से ये आ गया है आपको, इसको देखिए अच्छे ढंग से, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए समझिए क्वेश्चन अच्छे ढंग से। एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा था, क्या बना रहा है एसिड और अल्कोहल। स्टार्टिंग में क्या होगा, इधर तो बना नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम इसको फाइंड करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पर अगर हम इस मिक्सचर का रिएक्शन करा रहे हैं, टाइट्रेशन करा रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन करेगा, कैटालिस्ट करेगा, और ये मान लीजिए HCl को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम किसके करस्पॉन्ड होगा, ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, HCl के वॉल्यूम को करस्पॉन्ड करेगा। तो कैटालिस्ट का तो हम लोग वॉल्यूम निकाल चुके हैं t इक्वल टू 0 पर, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा देखिए बीतते जाएगा, ये क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, एसिड और अल्कोहल बनेगा, तो कुछ ये जितना कंज्यूम होगा उतना ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब भी आप टाइट्रेशन कराने जाएंगे, अब रिएक्शन मिक्सचर पूरा ये हो गया, ये पूरा आपका रिएक्शन मिक्सचर हो गया, तो अब ये भी कुछ बन गया, ये तो है ही, ये नहीं कि एक ही बार करा लिए हैं, डिफरेंट इंस्टेंट पर हम लोग अपना नया नया रिएक्शन मिक्सचर ले रहे हैं, नया नया डिफरेंट इंस्टेंट पर रिएक्शन मिक्सचर ले रहे हैं, ये नहीं कि एक बार टेस्ट ट्यूब ले लिए, उसमें एसिडिक एसिड ले लिए, सॉरी एस्टर ले लिए और HCl ले लिए और रिएक्शन करा दिए, बस उसी में कराते जाएंगे, ऐसा नहीं। डिफरेंट, मान लीजिए हम एक टेस्ट ट्यूब ले, उसमें क्या ले लें, एस्टर ले लें, वाटर है ही, एसिड ले लें H+, फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब हो, तीसरा हो, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे रखा हुआ है, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब है।
या बीकर जिसमें भी रिएक्शन करा रहे हैं, डिफरेंट बीकर रखा हुआ है t=0 पर, ये देख लीजिए। फिर दूसरे बीकर में देखेंगे डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर, देखेंगे क्या हो रहा है। तो दूसरे बीकर में जब देखेंगे तो क्या होगा, दूसरे बीकर में तो एसिटिक एसिड बन गया होगा कुछ टाइम इंस्टेंट के बाद, अब प्लस उसमें क्या है H+, तो उस टाइम इंस्टेंट पर जो भी आएगा वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो तो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ HCl, यानी यहाँ मोल से मतलब है, H+ से मतलब है, टोटली रिएक्शन में H+ से मतलब है, उसे हम लोग फाइंड करेंगे कंसंट्रेशन। ये जो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर दूसरे बीकर किसको करस्पॉन्ड करेगा, इसके वॉल्यूम को और इसको वॉल्यूम को करस्पॉन्ड करेगा। तो जो भी ये वॉल्यूम आ रहा है वो क्या है, सिर्फ ये है नहीं, इसमें से हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। वही है बीटी, जो वॉल्यूम आ रहा है डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, बीटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टाइम टी, उसमें से क्या करेंगे, इनिशियल तो सबट्रैक्ट कर लेंगे, H+ जो कैटालिस्ट है उसको, तो X रिप्रेजेंट करेगा, X इसको रिप्रेजेंट करेगा, और C-X निकल गया। इस तरह से ये देखिए इक्वेशन आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, इस टाइप का अच्छे ढंग से सोचेंगे, मेंटली फ्री होकर अगर सोचेंगे तो आप समझ सकते हैं। अगर रिएक्शन पढ़े हैं तब तो इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हम लोग देख रहे हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, वाटर लेंगे टूट जाएगा ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो इसका हम लोग रेट अगर निकालना चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या मेजर करते हैं, इसमें देखिए रोटेशन ऑफ प्लेन क्लोराइड लाइट मेजर करते हैं, यूज करते हैं ऑपरेटर्स पोलरीमीटर। पोलरीमीटर के हेल्प से हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन देख लेते हैं, कितना रोटेट हुआ, उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन पता चल जाता है रिएक्टेंट का। तो देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियली t=0 पर ये बना नहीं है, यही होगा। शुगर है सिर्फ केन शुगर, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्लेन क्लोराइड लाइट के बारे में जानते होंगे और पोलरीमीटर के बारे में जानते होंगे, उन्हीं को समझ में आएगा अच्छे ढंग से, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आइसोमेरिज्म चैप्टर। तो ये तो क्या करेगा, प्लेन क्लोराइड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। इसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तब ये समझ में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन क्लोराइड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, इसलिए हम लोग इसका जो रोटेशन है उसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जो ये रिएक्शन मिक्सचर बनता है इसमें ये जो ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, पॉजिटिव होता है, आइलेवो रोटेटरी होता है यानी निगेटिव लेते हैं। यानी ये क्लॉक जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जबकि फ्रक्टोज प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। चूंकि इसका रोटेशन अधिक होता है इसके रिस्पेक्ट में, अगर पॉजिटिव जो वैल्यू होता है उसके रिस्पेक्ट में इसका निगेटिव वैल्यू अधिक होता है, तो ओवरऑल जो ये बनेगा ये रोटेशन निगेटिव हो जाता है। यानी पॉजिटिव से मिक्सचर कहाँ जा रहा है, निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव रोटेशन से ये निगेटिव की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट को हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव से घटते जाएगा, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, जैसे जैसे कंज्यूम होगा वैसे वैसे जीरो होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, निगेटिव होगा। तो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर इसमें क्या किया जाता है, पोलरीमीटर की हेल्प से एंगल ऑफ रोटेशन मिक्सचर का मेजर किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। तो अगर हम देखें, मान लीजिए r0 एंगल ऑफ रोटेशन है, t=0 एंगल ऑफ रोटेशन t=0 और कोई टाइम t पर ले रहे हैं, ये एंगल ऑफ रोटेशन
एट टाइम t इक्वल टू t, और क्या फिर ले लेते हैं r infinity at the end of reaction, angle of rotation at the end of reaction, at the end of reaction। तो देखिए यहाँ r जीरो क्या है, पॉजिटिव है, r इन्फिनेटिव क्या है, नेगेटिव है। टोटल अगर चेंज देखें तो क्या हो जाएगा, r जीरो माइनस r इन्फिनेटिव, ये c जीरो को इंडिकेट करेगा। तो c जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r जीरो माइनस r इन्फिनेटिव। और किसी टाइम पर कितना ये कंज्यूम हुआ है रिएक्टेंट, x फाइंड करना चाहते हैं, कितना कंज्यूम हुआ है, ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, r जीरो माइनस आर टी। तो c जीरो माइनस सी एक्स, सी जीरो माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, c की वैल्यू तो मालूम है r जीरो माइनस r इन्फिनेटिव, और x की वैल्यू कितना है r जीरो माइनस आर टी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, यानी c जीरो, ये तो कटेगा, r जीरो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपको ये माइनस माइनस प्लस आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट और टाइम t पर कंसंट्रेशन C नॉट माइनस एक्स। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं पॉलिरीमीटर के एंगल ऑफ रोटेशन से। लॉग C नॉट की जगह क्या लिखेंगे हम, R नॉट माइनस R इन्फिनेटिव, और C माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर इन्फिनेटिव। इस तरह से ये आ गया आपको रिलेशन। तो अगर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में जानते होंगे, ऑप्टिकल केमिस्ट्री आइसोमेरिक में पढ़ना है सब, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर नहीं पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, बाद में जब पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम तो इसी समय इसको कंप्लीट करेंगे, बाद में तो फिर मौका मिलेगा नहीं कि इसको अलग से पढ़ाइए। और जो बच्चे 12th पास आउट होंगे उनको तो दिक्कत नहीं होगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए होंगे उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे होंगे बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उनको यहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ घबराना नहीं है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। देखिए आज का जितना लेक्चर है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, जो 11th के बच्चे डायरेक्ट 12th में गए होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, उनको तो थोड़ा सा टफ लगेगा ये क्वेश्चन। पीछे वाला भी जो टाइट्रेशन के बारे में नहीं जानते होंगे वो भी रिएक्शन टफ लगेगा, लेकिन इस टाइप का रिएक्शन बोर्ड में नहीं आएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जो कंपटीशन वाले हैं बच्चे तो कर लेंगे, अपना वो पढ़ लेंगे। तो आज यही वीडियो हम क्लोज कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आता है तो जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना। अपने दोस्तों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो फायदा होगा इससे। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज यहीं क्लोज करते हैं। थैंक